हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल आपके अपने चैनल AKN भूगोल वाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उन प्राइमरी एक्टिविटीज की, मतलब उन बुनियादी कामों की जिन पर हमारी पूरी दुनिया टिकी हुई है। हम जो खाना खाते हैं, जो कपड़े पहनते हैं या जिन गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं, उन सब का शुरुआती पॉइंट यही प्राइमरी एक्टिविटीज हैं। ये सुनने में तो एक आसान सा सवाल लगता है ना? पर इसका जवाब हमें दुनिया भर के खेतों, जंगलों और मैदानों की कमाल की यात्रा पर ले जाता है। तो चलिए निकलते हैं इस सफर पर और देखते हैं कि ये सब आपस में कैसे जुड़ा हुआ है। तो सीधी सी बात ये है कि प्राइमरी एक्टिविटीज वो हैं जो सीधे सीधे नेचर पर निर्भर करती हैं। खेती करना, खानों से मिनरल्स निकालना या फिर मछली पकड़ना, ये सब हमारी अर्थव्यवस्था की पहली सीढ़ी है। यहीं से सब कुछ शुरू होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग की। ये वो खेती है जो बाजार में बेचने के लिए नहीं, बल्कि किसान और उसके परिवार का पेट भरने के लिए की जाती है, मतलब जीने के लिए खेती। अब देखिए, ये सवाल बड़ा दिलचस्प है। कर्तन दहन कृषि, जिसे हम स्लैश एंड बर्न के नाम से भी जानते हैं, सबसिस्टेंस फार्मिंग का सबसे पुराने तरीकों में से एक है। इसमें होता क्या है? किसान जंगल के एक छोटे से हिस्से को साफ करते हैं, पेड़ों को काटकर जला देते हैं और जो राख बचती है वही जमीन के लिए खाद का काम करती है। फिर उस पर खेती की जाती है। और मजे की बात यह है कि ये तरीका सिर्फ एक जगह का नहीं है। भारत में इसे झूमिंग कहते हैं, तो ब्राजील में रोका, इंडोनेशिया में लदांग और मेक्सिको में मिल्पा। नाम अलग अलग हैं, पर तरीका वही है। इससे पता चलता है कि कैसे दुनिया भर में लोगों ने अपनी जरूरतों के हिसाब से एक ही जैसे तरीके अपनाए हैं। सबसिस्टेंस फार्मिंग में भी दो बिल्कुल अलग तस्वीरें दिखती हैं। एक तरफ है इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ये मॉनसून एशिया जैसे उन इलाकों में होती है जहां आबादी बहुत ज्यादा है और जमीन कम, तो वहां जमीन के हर टुकड़े से ज्यादा फसल निकालने का दबाव होता है। और दूसरी तरफ है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो कम आबादी वाले इलाकों में मुमकिन है, जहां जमीन की कोई कमी नहीं है। अच्छा, तो ये तो हुई अपने और अपने परिवार के लिए खेती की बात। लेकिन तब क्या होता है जब खेती का मकसद सिर्फ एक परिवार नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के बाजारों को सामान पहुंचाना हो? चलिए देखते हैं। यहाँ स्केल, मतलब पैमाना, पूरी तरह से बदल जाता है। हम छोटे छोटे खेतों से निकलकर अब हजारों एकड़ के विशाल फार्म्स की दुनिया में आ गए हैं, जहां हर चीज बड़े पैमाने पर व्यापार और मुनाफे के लिए होती है। कमर्शियल फार्मिंग के भी कई अलग अलग रंग रूप है। हम इनमें से कुछ खास तरह की फार्मिंग पर नजर डालेंगे, जैसे कि विशाल अनाज के खेत, बड़े बड़े बागान और भी बहुत कुछ। हमारा पहला पड़ाव है उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज। ये जो विशाल घास के मैदान आप देख रहे हैं, यहाँ गेहूं और मक्के की इतनी खेती होती है कि इन्हें दुनिया की रोटी की टोकरी यूं ही नहीं कहते। अब यहाँ से उड़कर चलते हैं दुनिया के दूसरे कोने में, अर्जेंटीना के पंपास। ये भी विशाल मैदान है और कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग के एक और पावर हाउस है। ये भी ग्लोबल फूड सप्लाई में एक बहुत बड़ा रोल निभाते हैं। कमर्शियल फार्मिंग का एक और बड़ा रूप है प्लांटेशन एग्रीकल्चर, और इसकी कहानी सीधे जुड़ी है कॉलोनियलिज्म से। यूरोपीय ताकतों ने अपने उपनिवेशों में चाय, कॉफी, रबर जैसी कैश क्रॉप्स उगाने के लिए बड़े बड़े बागान लगाए। और ये सिर्फ इतिहास की बात नहीं है, इसका असर आज भी कई देशों की अर्थव्यवस्था पर दिखता है, जहां उनकी पूरी इकोनॉमी कुछ गिनी चुनी फसलों के एक्सपोर्ट पर ही निर्भर करती है। चलिए अब खेती बाड़ी से थोड़ा हटकर बात करते हैं जानवरों को पालने की। ये भी प्राइमरी एक्टिविटी का एक बहुत ही जरूरी और बिल्कुल अलग हिस्सा है। यहाँ भी हमें दो दुनियाएं देखने को मिलती हैं। एक है नोमैडिक हर्डिंग, मतलब वो पारंपरिक तरीका जहाँ चरवाहे अपने जानवरों के लिए चारे और पानी की तलाश में मौसम के साथ एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। ये जीने का एक तरीका है। और दूसरा है कमर्शियल लाइवस्टॉक रियरिंग, जो एक मॉडर्न इंडस्ट्री है। इसमें बड़े बड़े फार्म्स पर वैज्ञानिक तरीकों से जानवरों को पाला जाता है, जिसका मकसद होता है मांस, ऊन और दूसरी चीजों का व्यापार करना। हमारी इस यात्रा के आखिर में अब एक बिल्कुल अलग मॉडल को देखते हैं। एक ऐसा तरीका जो अकेले नहीं, बल्कि साथ मिलकर काम करने की ताकत पर बना है। ये सवाल हमें बिल्कुल सही जगह पर ले आया है। कोऑपरेटिव मूवमेंट यानी सहकारी आंदोलन ने दुनिया के कई हिस्सों में खेती का चेहरा बदला है।
लेकिन एक देश है जो इसकी कामयाबी का सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण है। और इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है डेनमार्क। यहाँ कोऑपरेटिव मूवमेंट इतना कामयाब रहा कि लगभग हर किसान किसी न किसी कोऑपरेटिव का सदस्य है। यहाँ किसान अपनी मर्जी से एक साथ आते हैं ताकि सबको फायदा हो। तो ये काम कैसे करता है? सोचिए, अकेले काम करने की बजाय किसान अपनी जमीन और दूसरे रिसोर्सेज को एक साथ मिलाते हैं। इससे उन्हें बेहतर टेक्नोलॉजी और मार्केट तक पहुंच मिलती है। फसल की प्रोसेसिंग से लेकर उसे बेचने तक सब कुछ मिलकर किया जाता है और जो भी मुनाफा होता है वो सभी सदस्यों में बराबर बांट दिया जाता है। डेनमार्क में ये इतना सफल इसलिए हुआ क्योंकि वहाँ के समाज में आपसी विश्वास और शिक्षा का स्तर बहुत ऊंचा था, जिसने किसानों को एक साथ आने के लिए प्रेरित किया। तो हमने सबसिस्टेंस फार्मिंग के छोटे खेतों से लेकर दुनिया भर में फैले कमर्शियल फार्म्स तक का सफर तय किया। अब जरा एक कदम पीछे हटकर सोचते हैं कि इस पूरी यात्रा से क्या सीखने को मिला। ये सफर हमें दिखाता है कि इंसान ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए कितने अलग-अलग और कमाल के तरीके खोजे हैं। सोचिए जरा, एक तरफ जंगल में स्लैश एंड बर्न की सदियों पुरानी तकनीक, तो दूसरी तरफ प्रेरीज के विशालकाय हार्वेस्टर। एक तरफ टुंड्रा के बर्फीले इलाकों में जानवरों के साथ घूमते चरवाहे, तो दूसरी तरफ डेनमार्क के मॉडर्न कोऑपरेटिव फार्म्स। और आखिर में ये सवाल बचता है कि जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ रही है और क्लाइमेट बदल रहा है, हमारा भविष्य कैसा होगा? क्या आने वाले कल में खाने की जरूरतों को पूरा करने का राज इन्हीं पुराने तरीकों और नई टेक्नोलॉजी को मिलाने में छिपा है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको मिलकर खोजना होगा।